कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। YouTube चैनल में आप तमाम जितने दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया भर से जितने नाजरीन इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलते आईने के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी हमारे लिविंग सेलिब्रिटीज हैं, लेजेंडरी फिगर्स हैं, जो बोलते आईने के प्रोग्राम में आते हैं, जिनसे गुफ्तगू होती है, परफॉर्मेंस होती है, ये सारा डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है और इस डेटाबेस की मार्फत हम आगे जो पोस्टेरिटी है, हमारी आगे की नस्ल है या हमारे स्टूडेंट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि हिंदुस्तान की एक सॉफ्ट पावर जिसे हम मुश्तरका तहजीब बोलते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसी श्रेणी के अंदर हम आज एक बहुत ही विशेष अहम एक कड़ी लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और आपके सामने सीधा मैं जुड़वा रहा हूं। आरा एक जगह है बिहार में, पूर्वी भारत में, बहुत ही मशहूर स्टेट है। वहां एक आरा है और वहां के आरा के एक बहुत ही मशहूर एक कथक नर्तक हैं, बख्शी विकास जी। बख्शी विकास साहब को मैं आपसे इस वक्त इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। हमारे साथ सीधे स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। आपके बारे में सिर्फ ये मैं बताना चाहूंगा कि आप आरा में ही पैदाइश हुई और आरा और उसके आसपास जितने भी कस्बाई, जितने भी शहर हैं, और बाद में वो जैसे कोरबा है या रांची है, झारखंड है या दूसरे एरियाज हैं, तमाम इनका जो है ना केवल एक आर्ट कल्चर से रिलेटेड बल्कि सामाजिक उत्थान, वहां पर गरीब बच्चों को कला के मार्फत आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में इनको बहुत ज्यादा एजाज़ से नवाजा भी गया है। यहाँ के महामहिम जो कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी इनको, और डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और जो तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर आर.एल. भाटिया द्वारा और कई ऑर्गेनाइजेशन से आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और कई आपको जैसे इनामात से, जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगीत शिरोमणि, संगीत रत्न, कथक चक्र चूड़ामणि, नृत्य मणि जी, तो इन तमाम पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। पूरे भारत में कई जगह आपकी परफॉर्मेंसेस होती रही हैं। अलावा इसके बांग्लादेश है, कनाडा है या दूसरे देश हैं, आपने कई जगह परफॉर्मेंस किया और वर्तमान में आपके 100 से ज्यादा ऐसे शिष्य हैं जो कि कथक के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं और जिनको ये सिखा रहे हैं। गुरु बख्शी विकास जी ने बिहार में कई गरीब
बल्कि बिहार ही नहीं तो आसपास झारखंड वगैरह के इलाकों में, जैसे मैंने बताया कि वहां के ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को संगीत नृत्य की निःशुल्क शिक्षा दी। ये एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो मैं बताना चाह रहा हूं। और आगे जब हम बातचीत करेंगे तो इस बात का खुलासा भी होगा आपसे, आपकी नाना जी से और आपके वालिदैन से, आपके मामा जी से लगातार आपको शिक्षा प्राप्त हुई, और तीनों क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, तीनों में आपने ली। लेकिन आगे जाके कथक को इन्होंने विशेष अपना एक ऐसा पिलर बनाया जिसकी मार्फत जो है आज आपका नाम पूरे कला के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा हुआ। तो बख्शी विकास साहब, मैं इस वक्त सबसे पहला सवाल मैं अपने नाजरीन की मार्फत ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी नटखट में बताया कि आपके परिवार में सब गाने बजाने वाले थे, विद्वान थे, आपका जो रुख या रुचि ये तमाम संगीत और कला में कैसे पहुंची, और उसके बाद आखिर में आप कथक नृत्य से किस तरीके से जुड़ गए? छोटी सी आप इसकी एक हमारे मुख्तसर में एक एक बातचीत बताइए, हमारे तमाम जितने दर्शक है वो सुनने वाले वो सुनना चाहेंगे, बताइए प्लीज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार जी नमस्कार। और ये मेरे लिए भी बहुत सुखद है कि आज आपके साथ कुछ बातचीत करने का एक अवसर आया है अपनी कला को लेकर। और बोलते आईने के विषय में मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इस मंच पर आना भी हर कलाकार का एक सौभाग्य है। तो मैं बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज इस मंच पे आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। और जितने भी दर्शक बोलते आईने के हैं उनको सबसे पहले मेरा अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार जी। आईना, और वो भी बोलते आईने, जी अपने आप में एक ऐसी बात है कि इस आईने के सामने हम जो हैं वही रह सकते हैं, कोई बनावटी बातें नहीं हो सकती हैं। तो आईना तो एक बड़ी अच्छी शेर है, हालांकि अभी तो हम आगाज कर रहे हैं, लेकिन एक शायर की बहुत अच्छी शेर है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि पसीना मौत का आया है आईना लाओ। क्या बात है। पसीना मौत का आया है आईना लाओ, जी। मरने से पहले जिंदगी की आखिरी शाम देख ले। आय हाय हाय। तो आईना के विषय में ये छोटी सी बात। और जहां तक हमारे घर परिवार की बात है, तो संगीत, खासकर भारतीय संगीत जो शास्त्रीय संगीत है, उसके प्रति अभिरुचि होना कोई नई बात नहीं रही है लिए, क्योंकि हमारे घर में ही हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इतने समर्पित रहे हैं भारतीय संगीत के। हमारे अंदर वो चीजें जो है उनको सुनकर, उनको देखकर आ ही गई। यूं कहे तो हमारे संस्कार में एक संगीत जो है वो विद्यमान है। संगीत की बात है, अपने दरियाल पक्ष की बात करूं, ननिहाल पक्ष की बात करूं, तो दोनों ही इतनी समृद्ध परंपरा रही है दोनों तरफ, कि जिसकी चर्चा मैं बहुत कम शब्दों में आपसे कर दूं। हमारे नाना पंडित दुधेश्वर लाल जी, जो कि बहुत अच्छे ध्रुपद के गायक थे, और ध्रुपद के साथ साथ उनकी एक विशेष जो क्षमता रही कि उन्होंने ठुमरी को भी बहुत, चूंकि उनके घर में ही दरभंगा के और गया के बहुत मलिक घराने के लोग महीनों महीनों रहते थे। एक तरीका से हम कह सकते हैं कि वो संगीत द्वारक थे। तो गुरुजनों का उनके यहाँ हमेशा ही रहना होता था। तो उनसे उन्होंने, हमारे नाना ने तालीम ली, और हमारे नाना संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे गए, और बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद भी किया। जैसे हमारे घर में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की ऐसी ऐसी बंदिशें हैं, हमारे नाना की अपनी बनाई हुई बंदिशें हैं। तो एक विशेष शैली तो उनके अंदर रही। तो ये परंपरा, जो कलाकार की परंपरा है, वो हमारे यहाँ हमारे नाना से शुरू होती है, और नाना से शुरू होते हुए फिर सेकंड जनरेशन में हमारी माँ विदुषी बिमला देवी जी, हमारे नाना का नाम पंडित दुधेश्वर लाल हुआ, और हमारी माँ विदुषी बिमला देवी जी, जो कि बहुत बिहार की प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका हैं। तो माँ ही हमारी जब
गायन से जुड़ी रही, भारतीय संगीत से जुड़ी रही, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा जन्म ही सुर लय ताल के कोख से हुआ। बहुत अच्छी बात तो है। वो संस्कार तो आना ही था। और वो कहते हैं कि माँ का संघर्ष इतना बड़ा रहा है शास्त्रीय संगीत में कि हम लोगों ने यूं कहूँ तो माँ के गर्भ में जब मैं था तो तभी से संगीत सुनना हमारे लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं वहीं से संस्कार उनके अंदर आने लगता है। तो ये घर में ही ऐसा संगीत का वातावरण रहा, माहौल रहा। हमारे घर में हमारे मामा पंडित शिवनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि बनारस घराने के बहुत प्रतिष्ठित तबला वादक हैं और संगीत साधना से काफी वर्षों से जुड़े रहे, मंच प्रदर्शन से जुड़े रहे। और पंडित कंठे महाराज जी के घर से उन्होंने शिक्षा ली। उनके गुरु पंडित कपिल देव सिंह जी हैं। उन्होंने बहुत उनकी सेवा की है और तबले में बहुत अच्छा ज्ञान उनको हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से। हमारी बड़ी मौसी विदुषी कमला देवी जी लोक गायिका हैं, दूरदर्शन की गायिका हैं, आकाशवाणी की गायिका हैं, बहुत मशहूर रही हैं। अपने अब तो बहुत वरिष्ठ हो गई, लेकिन अपने जमाने में बहुत मशहूर रही। उनका गायन लोग बड़े प्रेम से सुनते थे। तो ये घर की एक ननिहाल के तरफ हमारा एक ये संगीत का माहौल रहा। अब अगर हम बात करें हमारे दादाजी के घर की, हमारे अपने घर की बात करें, तो हमारे दादाजी स्वर्गीय बख्शी कुलदीप नारायण सिन्हा जी एक बहुत बड़े संगीतकार हैं। हालांकि वो गाने बजाने के कलाकार नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़े संगीत द्वारक रहे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतने वो उनको पसंद था भारतीय संगीत की। भारतीय संगीत के बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र मैं आपसे कर दूं, वो अक्सर हमारे यहाँ आते थे और यहाँ गाने बजाने का कार्यक्रम, ये सब बात मैं कर रहा हूँ 1930, 40, 50, बहुत पुरानी बात है। और पंडित गोदई महाराज जी, पंडित सियाराम तिवारी जी, पंडित कृष्ण जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित बीजी जोग जी, ऐसे ऐसे बड़े नाम, पंडित सियाराम तिवारी जी, इतने बड़े बड़े नाम के कलाकार जो हैं वो हमारे यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे दादाजी बहुत रात भर का एक कॉन्फ्रेंस कराते थे और उसमें ऐसे ऐसे कलाकार जो हैं वो प्रदर्शन के लिए आते थे। तो घर में एक इतना सुंदर वातावरण। और इसके अलावा अगर बात करें तो उस समय में आरा को 1940-50 तक की अगर हम बात करें तो आरा को छोटी बनारस कहते थे। क्योंकि मैं जिक्र कर दूं, हमारे यहाँ स्वर्गीय शत्रुंजय प्रसाद सिंह जी उर्फ बाबू ललन जी, ये जमीरा एक जगह है पास में ही है आरा से, उसके ये राजा थे वहां के। और जमीरा कोठी एक बहुत बिहार का महत्वपूर्ण केंद्र है। गौर की जगह मैं जो बात कह रहा हूँ, बिहार का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, क्योंकि एक जमाने में जब संगीतकारों के सामने ये समस्या शुरू हुई कि अब तो राजे रजवाड़े खत्म हो रहे थे और उस समय बहुत संगीत का कॉन्फ्रेंस और ये सब जो आज है वैसी परिस्थितियां नहीं थी, तब जाके वैसे में जमीरा कोठी जो बाबू ललन जी का रहा वो इतना बड़ा केंद्र हुआ कि दूर दूर से कलाकार जो है बनारस के और इत्यादि अलग अलग घरानों के, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, गोदई महाराज जी, पंडित अनोखेलाल जी, कथक नृत्य की विदुषी दमयंती जोशी जी, पंडित सियाराम तिवारी जी, ऐसे ऐसे लोग उस जमीरा कोठी में महीनों अपनी बिल्कुल युवा अवस्था में उस समय वहां रहे जमीरा कोठी में और रह के बाबू ललन जी के संरक्षण में उन्होंने संगीत साधना की और वो शीर्ष पर पहुंचे। और ये जितने नाम मैंने अभी लिए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आरा बिहार का कितना महत्वपूर्ण केंद्र रहा है भारतीय संगीत के क्षेत्र में। एक बात, चूंकि आपका मंच ऐसा है कि ये मंच बहुत सारी ऐसे छुपी छुपी बातें हैं जो आज समाज के सामने लेकर आ रही है बोलते आईने के माध्यम से, तो यहाँ मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि आरा की जो परंपरा रही है। देखिए चीजें थोड़ी बदल गई, अभी बात हमारे विषय में हो रही थी, हमारे संस्कारों के विषय में, लेकिन आरा, मैं भी यहाँ जन्मा हूँ, पला बड़ा हूँ, आरा से अलग कैसे हूँ, तो मैं पहले चाहता हूँ कि मैं आरा की बात रखूं, फिर अपनी बात आगे। बहुत अच्छा है ना? जी जी जी। तो
ये जितने नाम मैंने आपको बताए जमीरा कोठी में, और ये सब सब जानते हैं पुराने लोग कि बाबू ललन जी खुद पखावज के बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत शिरोमणि। उन्होंने कबीर चौरा में, यहाँ उस समय में कोई सम्मान प्राप्त होना बहुत बड़ी बात होती थी, बड़ी बात। खासकर बड़े बड़े संगीतज्ञों का हस्ताक्षर किया हुआ जो सम्मान पहले के जमाने 1930-20 के समय में बहुत बड़ी बात होती थी। बाबू ललन जी को यही कबीर चौराहा बनारस के जितने बड़े संगीतकार उस समय थे, उस वक्त के, सबने हस्ताक्षर किया हुआ संगीत शिरोमणि सम्मान से बाबू ललन जी को सम्मानित किया। तो पखावज के बहुत बड़े कलाकार थे, और इनके जमीरा कोठी में तो सब लोग रहते ही थे। तो इस तरह से आरा की जो ये पृष्ठभूमि है भारतीय संगीत की, वो मैंने आपके सामने रखी जी। तो इस तरीके से जो हमारे, वही दादी हाल की बात कर रहे थे, दादाजी हमारे इतने बड़े संगीत द्वारक, ललन जी के काफी अच्छे मित्र भी थे, और जन्माष्टमी में तो हमारे यहाँ रात रात भर खूब कार्यक्रम हुआ करता था बड़े बड़े उस्तादों का। तो वो संगीत का जो संस्कार है वो बचपन से कानों में ऐसे गया है, और उससे अभिरुचि जो है, तो हमने बचपन से ही सुना तो सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो वो अभी अपने आप हो गई। और मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले मैंने माँ से गाना सीखा है, तो गाना माँ से सीखा मैंने, और कई राग सीखे, उसको गाया बजाया। लेकिन एक होता है ना किसी आदमी के अंदर, वो अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को खोजता है, और भारतीय संगीत तो उसका बहुत सशक्त माध्यम है कि अपने आप को जहां ढूंढने की बात हुई, तो एक थिरकन जो हमारे अंदर रही, वो बचपन से रही। माँ भी बताई कि वो रही है जन्म से, वो एक अनुभूति माँ को भी हुई, और उस हिसाब से है नृत्य, लय, ताल, ये शुरू से थोड़ा सा इसके ओर ज्यादा झुकाव रहा। तो नृत्य की जहां तक बात है, तो मेरे आदर्श, और मैं तो भगवान कहता हूँ, क्योंकि वो है भी कृष्ण के अवतार, रहे भी हैं, पंडित बिरजू महाराज जी। एक उनका नाम, उनके दर्शन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से मैं नृत्य की ओर आगे बढ़ता हूँ, नृत्य की ओर चला आता हूँ। तो इस तरीके से जो है, फिर मामा से कुछ तबला सीखा, थोड़ा बहुत तबला से कुछ ताल पक्ष की चीजें जानकर, और जब महाराज जी से दर्शन हुए, उनके दर्शन हुए महाराज जी के, तो उसके बाद से फिर नृत्य के क्षेत्र में ही आगे जाना। तबला है, गायन है, वो तो है ही, वो एक शौक के तौर पर है मेरे लिए, लेकिन नृत्य में प्रमुख क्षेत्र हुआ, और यहीं से फिर नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा। क्या बात है। देखिए ये कितनी अच्छी अचीवमेंट्स आपने बताई, और पूरा बैकग्राउंडर जो आपने खींचा कि पैदाइश से लेकर टिल डेट आपकी जो यात्रा रही, जो विकास आपका रहा, बक्सी विकास जी का, वो कमाल का। देखिए, और पंडित बिरजू महाराज जी का नाम लिया, उनसे आप सीखे। शाश्वती सेन से जी भी मेरे को पता चला कि उनसे भी आपकी रही है। तो ये तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम आपने दिए, तो जाहिर है कि जब इतने बड़े लोगों के टच में रहे, और आपके अंदर सुर, लय, ताल तीनों का मिलावट है, गायन, वादन, नृत्य तीनों पे है, तो जाहिर है कि आप मतलब एक काफी एक कॉन्ग्लोमरेशन, जिसे अंग्रेजी में मिक्स्ड, और तमाम चीजों का जो है पूरे म्यूजिकल पर्सनालिटी है। अच्छा, आज की शाम जब हम इस रूम में बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, तमाम हमारे सामईन जितने भी बैठे हों पूरी वर्ल्ड ओवर इसको देख रहे हैं, इस स्पेशल एपिसोड जो डेडिकेटेड है बक्सी विकास जी को और उनके कार्य को लेके, जो कि आरा बिहार से संबंध रखते हैं। अब हम नृत्य के बारे में कुछ बात करेंगे, विशेषकर जो कथक है, क्योंकि ऐसे तो हमारे तकरीबन 8 अप्रूव्ड क्लासिकल डांसेस हैं जो कि भारत में है, और उसके अंदर कथक का विशेष एक नाम आता है। और कथक में भी आप देखें तो टाइम टू टाइम कई घराने हुए, जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना वगैरह, तो सबकी अपनी खसूसियात रही वगैरह वगैरह। मेरे दिमाग में एक प्रश्न ऐसे ही आ रहा है अभी जब मैं बात कर रहा हूं, कि लखनऊ का जब नाम आता है तो उस पे, उस घराने में बैठे बैठे जो भाव बताने की परंपरा रही है,
कि वो भाव कैसे बताएं, और ये लखनऊ घराने में विशेषकर होता है। इस संदर्भ में तो कुछ हमारे प्रस्तुति भी कीजिएगा और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये भाव को किस तरीके से लखनऊ घराना प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, उसके बारे में थोड़ा सा तफसीलात कीजिए। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि घरानों की अपनी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारतीय संगीत को, नृत्य को संवारने में। जी। ये घराने जो है, ये तो पिलर हैं, स्तंभ हैं, जिनके ऊपर हमारी कलाएं जो है वो खड़ी हैं। लखनऊ घराना, जैसा कि लखनऊ के नाम से ही हम जानते हैं कि वो नजाकत के और अदब की जगह है, नफासत की जगह है। तो जो क्षेत्र होता है या जो कालखंड होता है, उसका प्रभाव कला पर पड़ता ही है। बिल्कुल। तो जैसा क्षेत्र होगा, उस तरह का गाना बजाना उस क्षेत्र में लोकप्रिय होगा। तो ये लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो वो नवाबों का शहर रहा है, तो नजाकत, नफासत, ये सब चीज तो शुरू से रही ही है वहां। अब देखिए, अब नवाब वाजिद अली शाह की हम लोग बात करते, वो खुद बहुत अच्छे नर्तक थे, राइटर थे, म्यूजिक तो पूरा संगीत के प्रति वो समर्पित रहे हैं, और उनका दरबार भी बड़े बड़े लोगों से भरा रहा है। तो लखनऊ घराने की जो बात है, अब लखनऊ में नवाब साहब की बेगम जो है, एक रोज खिड़की से ऐसे खिड़की पे खड़ी थी और यूं करके खड़ी थी। वाह, क्या बात। नवाब साहब ने देखा कि हमारी बेगम जो है क्या खूबसूरत अंदाज में खड़ी है। अब उन्होंने कह दिया अपने घराने में महाराज बिंदा दिन जी से कि ऐसी कोई चीज बनाइए, दे हमारी बेगम ऐसे सुंदर रूप में खड़ी थी, ऐसी कोई चीज बनाइए कि बस बनी की बनी रहे। अब देखिए, वहां से गतभाव जो है, गतभाव में हमने अब एक दफे जो है क्या बात, क्या बात। अब लेके आ गए, तो यहाँ देखिए नजाकत का एक गतभाव तैयार हो गया। तो ऐसी चीजें जो मुगल काल में हमारी कला जो है, इस तरीके से हम इसका एक विकास भी देखते हैं कि ऐसे नवाब के घरानों में, रजवाड़ों में ये सब चीजें बनी है। जी। आपको बता रहा हूँ, आज ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भाव, और वो भी लखनऊ, क्यों लखनऊ भाव के लिए जाना जाता है। महाराज बिंदा दिन जी की एक चर्चा आपसे कर देता हूँ कि नवाब साहब के दरबार में, अब महाराज बिंदा दिन की अगर तस्वीर आप देखेंगे तो रूप रंग से वो बहुत सामान्य थे। लड़कियां, नारियां, नायिकाएं तो वैसे ही सुंदर होती हैं और रूप सज्जा कर लेती हैं तो वैसे ही दिखती, लेकिन पुरुषों के लिए तो उनको अपने अंग से संवरना होता है, अपनी नजरों से संवरना होता है, अपने एक्सप्रेशन से संवरना होता है। उनकी खूबसूरती उनका नृत्य है, उनके अंग हैं, उनके भाव हैं। महाराज बिंदा दिन जी नवाब साहब के महफिल में गए और ऐसा ठाट बांधकर खड़े हो गए, ऐसा कृष्ण यूं बंसी लेकर यूं बंसी फेंका और पकड़ के यूं खड़े हो गए, दृगड़ तक धा। वाह वाह वाह, क्या बात है। एकदम महफिल सन्नाटा, एकदम हो गई, और ऐसा लगा कि कृष्ण का ऐसा रूप, इतना सुंदर और ऐसी खूबसूरती दिखी महाराज बिंदा दिन के पूरे उस पोस्चर में, महाराज जी के क्या कहने। तो ये सब चीजें जो है वो लखनऊ में ऐसी बनी है। तो भाव पक्ष तो लखनऊ तो ऐसे ही सौंदर्य पक्ष है। अगर कथक में आज भी हम बात करें तो ये कहना प्रासंगिक नहीं होगा। आप खुद बहुत विद्वान हैं संगीत के, और इसलिए बात करने में मुझे थोड़ी आसानी भी हो रही है कि जो नृत्य के सभी घरानों को हम महसूस करते हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जहां सौंदर्य पक्ष की अगर हम बात करें तो वैसे ही लखनऊ का नाम सामने आ जाता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि लखनऊ घराने का नृत्य जब हम कर रहे हैं तो उसमें अंगों का सौंदर्यीकरण, पांवों का सौंदर्यीकरण, भाव, रस, इन चीजों का सौंदर्यीकरण। अब ये तो बात हुई लखनऊ घराने, और जहां तक बैठे बैठे भाव करने की बात है तो लखनऊ घराने के जो भी
बुजुर्ग कलाकार रहे या उसके जो भी प्रतिष्ठित कलाकार रहे, उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात पैदा की कि शब्द एक है, एक शब्द। महाराज जी की वही बात मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा। छोटी सी पंक्ति है कि बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा दे। अब लाल एक छोटा सा शब्द है लाल। लाल को हरा नहीं कह सकते हैं, पीला नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं, बस छोटा सा लाल शब्द है। अब लाल को उन्होंने कैसे दिखा, उन्होंने कहा बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा दे। अब सेंदूर का रंग लाल होता है। बड़ा डिस्क्रिप्टिव इतना है। ऐसी बात देखिए क्या सोच है। और उसके बाद उन्होंने कहा बलमारे मैका, अब लाल को और क्या कह सकते हैं। तो ये पान बनाई और पान बना के यूं खाया और कहने लगे बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा। क्या बात है, क्या बात है। रच जाती है तो वो लाल मंगा। हाँ, है ना। अब इसके इतने वेरिएशंस आ गए भाव में। लाल शब्द है तो अब बेंदी का रंग लाल होता है, बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा दे। मेहंदी लगाते हैं हम, तो मेहंदी लगाया और मेहंदी लगा के कहा बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा दे। मेहंदी का रंग लाल। क्या बात है। और देखिए क्या सोच है महाराज लोगों की कि हम वो फूल लेकर माला बना रहे हैं, लड़िया बना रहे हैं, और लड़िया बनाते वक्त वो सुई जो है वो हाथों में चुभ जाती है और वो कहने लगे, वो चुभ गई, बलमा खून की एक बिंदु निकली वहां से, कह रहे बलमारे मैका चुनरिया लाल मंगा दे। क्या सोच है, कहां से भाव। और जब अंतिम बात हुई बलमारे मैका, तो कह रहे बलमारे मैका चुनरिया, एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके चुनरिया लाल मंगा दे। क्या बात है, देखिए क्या बात है, वंडरफुल। एक लाल शब्द की और इस लाल कैसे डिस्क्राइब करा, अलग अलग उसको प्रतीकात्मक, उससे सिंबॉलिकली बहुत अच्छा बताया। लखनऊ की खास बात ये है कि भावों की अभिव्यक्ति होती है वो अद्भुत होती है। और लाल शब्द को ऐसे व्याख्या किया, तो ये बैठे बैठे जो भाव दिखाने अलग अलग रूप में लाल को आपने डिस्क्राइब करा। अलग। और मजेदार बात ये है कि पूरी रात बीत जाए लेकिन भाव खत्म नहीं होते। एग्जैक्टली, कोई कमी नहीं है, खजाने हैं। फिल्म मुगले आजम आपने भी देखा है। जी। और मधुबाला जी का वो सीन आपको याद होगा कि वो जाती है, प्यार किया तो डरना क्या। जी। पर्दा नहीं जब कोई खुद, और वो तलवार की यूं म्यान में है, म्यान से तलवार यूं निकला, उसको कह रहे घुट आहे भरना क्या, और उसको घुट में ऐसा म्यान में तलवार को डाला है। ये लखनऊ घराने के शंभू महाराज, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, हम लोगों ने बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि पंडित बिरजू महाराज का दौर हमने देखा है। तो ये लखनऊ की खास बात है जिसकी थोड़ी सी व्याख्या मैंने की है। और एक भाव, श्याम छवि अति बनी माथे मुकुट धरी, श्याम छवि अति बनी माथे मुकुट धरी। ये एक छोटा सा भाव लखनऊ घराने का मैं प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आदेश करें तो मैं शुरू। प्लीज। श्याम छवि अति बनी, 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 श्याम छवि अति
बरे श्याम जगत बरे अति बरे श्याम। ये आपकी जो प्रस्तुति देखी हमने, यह कमाल, इतना मार्वलस एंड फैबुलस आपकी प्रस्तुति रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम नाजरीन की तरफ से। अच्छा बख्शी जी, ये बताइए कि आज का जो टाइम हम देखते हैं कि ग्लोबली हम पूरी दुनिया में देखते हैं इतना तेजी से चल रहा है, बल्कि आप डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं, बिजलीकरण हो गया है कि हर चीज फास्ट चल रही है। और जो हमारी जनरेशन खासकर आजकल है वो तो मिनटों के अंदर चाहती है कि सारे काम उनके फिंगर टिप्स के ऊपर हो, सारा हो। इसका जो कि असर पड़ा है हमारे म्यूजिक, डांस, थिएटर, हर एक कला के ऊपर, संगीत कला, हर एक पे पड़ा है। तो जब नृत्य में आते हैं, नृत्य में भी जरूर पड़ा है। और नृत्य में हमने ऑब्जर्व ये करा कि खासकर ये जो गाने बजाने में जो लय और तैयारी का है उस पर भी बहुत असर पड़ा है। लेकिन ये सब केंद्रित भी उधर ही होकर रह गया। तो इसका न्याय जो है कथक की प्रस्तुति के साथ कितना है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। नहीं, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो जैसी व्यवस्था होती है प्रकृति की, या जैसी हमारी जीवन सभ्यताएं होती हैं, जी जी जी, उसका असर जो है, जो कालखंड रहा है शुरू से, आप देखें तो उसका असर कला पे जरूर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसी होती हैं जो कि बहुत सुंदर हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज देखिए लाइफ कितना फास्ट हो गया है। हर कोई हर चीज चाह रहा है कि बस जल्दी से हो जाए। आप तो खुद बहुत सुरीले गायक, और मैं बहुत पसंद करता हूँ आपका गाना। गाने बजाने में भी बात करें, नृत्य, देखिए संगीत, गायन वादन च नृत्यम संगीत मुच्यते। तो हमारा जो भारतीय संगीत है, इसमें गायन वादन नृत्य जब एक होता है तो संगीत होता है। जबकि वेस्टर्न में डांस एक अलग चीज है और म्यूजिक एक अलग चीज है। लेकिन हमारा भारतीय संगीत गायन वादन नृत्य तीनों का मिश्रण। तो हमारे लिए नृत्य अलग से शब्द नहीं होता। गाने बजाने में भी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि गाना बजाना भी कहाँ जा रहा है। केवल गाने बजाने में भी, अच्छा श्रोता भी ऐसा सोचते हैं अगर ठुमरी चल रही है तो उसके विस्तार को वो उतने रोचकता से नहीं सुनते हैं जितना सोचते कि हाँ अब बस जगह आ जाए अंतरे के बाद वाली, और यहाँ से लगी और उठान लेके तबला बजे तो कुछ आनंद है। तो तबले में भी वही बात है। तबले की भी अगर हम बात करें तो तबले भी आज देखिए, आज हम लोग देखते हैं, चूंकि आपने कहा कि बिल्कुल आजकल सोशल नेटवर्क का जमाना है, और जैसी जैसी चीजें हम लोग देखते हैं, इतने तैयार बच्चे बजाने लगे हैं तबला। आप देखिए हर की उंगली तैयार है, लेकिन मजाल है कि किसी का तबला जो है वो जाकिर जी जैसा सुंदर बजा हो। क्या मजाल है कि किसी का तबला जो है वो अनोखे लाल जी जैसा तैयार बजा हो। क्या क्या कहीं से भी किसी का तबला गोदई महाराज की खुशबू पैदा कर सकती है क्या? छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं, तो उनका पूरा फोकस जो है वो तैयारी के ऊपर है कि बस जल्दी से मंच पर बैठे और श्रोताओं को खुश कर दें, क्योंकि दर्शक भी वैसे ही नृत्य में, तो नृत्य में भी वही बात है कि अब तो क्या हो रहा है कि अब आइटम होने लगा है। पहले जो हमने बुजुर्गों से सीखा है, या हमारे बुजुर्गों ने जितना त्याग करके इस कथक को संवारा है, अब देखिए आज आइटम का जमाना आ गया। आइटम कर रहे हैं, बॉलीवुड के गानों पे थोड़ा सा तकिट धिकिट कुछ रिदमिक कर दिया, उसको मिक्स कर दिया और उसके ऊपर 5 मिनट में खत्म। लेकिन जरा सा आप सोचिए, ये हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए चिंता की बात है कि आने वाली पीढ़ी अगर परंपरागत चीजों को न देखे, न सुने, और इन सारी चीजों को सुने और देखे, तो वो के नाम पर, भारतीय संगीत के नाम पर इसी को जानेंगे। यही हमारा भारतीय शास्त्र। तो इस देखिए, ये जो मैं तो कहता हूं कि इसकी पीछे जो है पश्चिम का ऐसा प्रभाव है कि ये आज की बात नहीं है। ऐसा अब देखिए फ्यूजन हम लोग करते हैं।
आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या हमारे लोक संगीत में, हमारे रागों में, हमारे तबले में, हमारे बांसुरी में, हमारे सितार में, क्या वो बात नहीं है कि हमें किसी और संगीत के साथ इसको मिलाने की जरूरत पड़ रही है? क्या हम सक्षम नहीं हैं? बिल्कुल सक्षम है, लेकिन मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये काफी ज्वलंत भी है। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद भी ना आए, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने भारतीय संगीत के लिए कहना चाहूंगा, शास्त्रीय संगीत के लिए कहना चाहूंगा कि हमारी जो वादन शैली है, जो गायन शैली है, जो नृत्य की शैली है, वो अपने आप में अद्भुत है। हमें उन चीजों को दिखाना चाहिए। अगर हम विदेश भी जा रहे हैं तो हम उनके संगीत के साथ, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, क्षमा मांगते हुए, प्लीज प्लीज मैं बताइए। बहुत छोटा हूँ इस बात को कहने के लिए, लेकिन कह रहा हूँ। एक नृत्य होता है जिसमें बूट पहनकर डांस किया जाता है और लंबी लंबी हीले होती है, वो ठक ठक की आवाज से लय दिखाते हैं। लेकिन हमारा घुंघरू जो है वो पूजा है। हम मंच पर कभी जूता पहन के चप्पल, घुंघरू बांध लिया तो चप्पल भी नहीं पहनते। तो उसके बीट्स के साथ बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं कि घुंघरू बांध के साथ साथ लयकारी दिखा रहे हैं, सिर्फ खुद फेमस होना चाहिए कि हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, हम विदेशियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन अपने लिए तो कर रहे हैं, हमारे संगीत का क्या हो रहा है? तो ये हमें सोचना होगा कि हम जिस जो पृष्ठभूमि संगीत का आज तैयार कर रहे हैं, लय और तैयारी इन चीजों को लेके चुटकी में कर लेना। देयर इज नो एनी शॉर्टकट इन म्यूजिक एंड डांस, इन इंडियन म्यूजिक एंड डांस, नो एनी शॉर्टकट। आपको गुरु श्री चरणों में बैठकर सीखना ही होगा। और जहां तक बात है, अगर यही आइटम होने लगा और लय तैयारी की चीजें 5 मिनट में आए, 4 परन मारा, अब तो बहुत डांसर थाट नहीं बनाते हैं। लेकिन देखिए, हमारी कथक की पूरी एक शैली है कि हम जब भी मंच पर प्रवेश करेंगे एक स्तुति से शुरू करेंगे, भगवान की स्तुति से शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ी उपज करेंगे, थोड़ा थाट बनाएंगे। थाट एक ऐसी चीज है, आप समझिए इन चीजों को, कि थाट इतनी सुंदर चीज है कि अगर कहीं डांस की डिटेलिंग है, कथक की डिटेलिंग थाट में है। ये थाट बरतने नहीं आ पा रहा है आज के युवाओं को। रोशन कुमारी जी का वो दृश्य मुझे याद है कि कैसे खाली कलाइयों को घुमा के इतनी सुंदर वो कलात्मकता ईश्वर ने ऐसे ऐसे भारतीय संगीत नृत्य में गुरुजनों को यहाँ धरती पर भेजा है इसे संवारने के लिए। तो ये जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करा है, थाट डिटेलिंग, उसमें आईब्रोज, लिप्स, अच्छा, कलाइयां, अच्छा, हमारा तो सब कुछ मर्यादा में। हमारा छाती कितना ऊंचा उठना चाहिए ये भी कथक में मर्यादा है। अच्छा, लेकिन हिसाब ऐसी बदल गई है, कमर कितना हिलना चाहिए इसकी भी एक सीमा है। तो ये बिल्कुल सुंदर सा रचना जो हमारे बुजुर्गों ने कथक की करी है, अगर वो चीज कहीं हो रही है तो हमको या आपको डेविड साहब खड़ा होना ही पड़ेगा इन चीजों के लिए। ठीक है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम लय तैयारी, अच्छी बात है, आज लय तैयारी नहीं है तो आप बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकते, ये भी उतना ही सत्य है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो चीजें विधिवत, जो एक शैली बनी है, उसको रखने का प्रयास करें, शॉर्टकट नहीं, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। अच्छा, ये बताइए बख्शी जी के अक्सर हम देखते हैं कि कथक में ज्यादातर जो है वो नायिका के भाव ही सभी प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो विरह का हो, चाहे आपका श्रृंगार का हो, चाहे वो चंचल नायिका का हो, या कोई भी अलग अलग है। लेकिन नायक के भाव जो अभिव्यक्ति कैसे हो सकता है, इसको ज्यादा और करें, इस पे कुछ प्रकाश डालिए प्लीज। आप नायिका के भाव की बात कर रहे हैं, यहाँ भाव करते करते बहुत में नायिका के गुण भी आ जाते हैं। देखिए, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम जब भाव अभिव्यक्ति कर रहे थे होते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो कला है वो, उसमें कोई भेद नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी उतना ही है, वैसा ही है, पुरुषों के लिए भी वैसा ही है। लेकिन आप जरा एक बात सोचिए कि नायिका के जो भाव हैं, श्रृंगार भाव ज्यादा, विरह श्रृंगार और श्रृंगार, ये ज्यादा लोग इसको करते हैं। लेकिन क्या श्रृंगार पुरुषों का नहीं होता है? क्या कृष्ण ने कुंडल नहीं पहना है? क्या बात है, ठीक क्या है। कृष्ण ने हाथ नहीं पहना है? क्या कृष्ण का रूप वो मुकुट पहना है, मोर पंख लगाया है? तो श्रृंगार तो पुरुषों का भी होता है। जरा सी बात इतनी है कि हम सोचें इस विषय में। तो हम सोच कहाँ रहे हैं
हम अंग्रेजी गानों के साथ ताथई तथई और धान धिकिट लगाने में पड़े हुए हैं। हमें सोचना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि इस पर हम काम करें, जो चीजें बहुत कम हो रही हैं। बहुत सही। अब जरा आप सोचिए, क्या भगवान राम ने श्रृंगार नहीं किया है? क्या पुरुषों का श्रृंगार किया? आप भी एक दफे जरूर कंघी बालों में लगाया होगा आपने लाइव आने से पहले। हाँ, हमने भी देखिए रूप रंग बना के ही बैठा है, हाँ, लेकिन नारी बन के तो नहीं बैठा है, नायिका बन के तो नहीं बैठे हैं हम। हाँ, तो ये चीजें समझनी चाहिए नर्तकों को। हाँ, लड़कियां ठीक है नायिका का भाव कर रही है, नायक अच्छा देखिए भाव नहीं है क्या नायक में? अगर रावण सीता को हर के ले गया तो सीता का तो विरह दिखता है, क्या राम को दुख नहीं हुआ? क्या राम को विरह नहीं हुआ? प्रभु वो सूरदास की पंक्ति याद आती है कि रघुपति कही प्रिय नाम पुकारत, हाथ धनुष ले मुक्त मृग ही किए, और चकित भय दिसी विसी निहारत। चकित भय दिसी विदिसी निहारत, और निर्खत सून भवन जड़ है रहे, खीन लोटत घेर बपू न संहारत। खीन लोटत घेर बपू न संहारत। और क्या सुंदर सूरदास ने बात कही है कि हाँ सीता सीता कही सियापति, हाँ सीता सीता कही सियापति, और उमगी नयन जल भरी भरी ढारत। तो ये राम का विरह जो है इसकी व्याख्या होती है। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुमने देखा सिया मृग नैनी? ये राम जी पूछ रहे हैं। तो प्रभु के भी भाव है। अगर कृष्ण मथुरा गए जब कंस के वध के लिए, तो गोपियों से एक उनकी दूरी हो गई, तो राधा की व्याख्या तो सबको मिलती है, तो क्या कृष्ण को दुख नहीं हुआ? ठीक कह रहे हैं। कृष्ण को विरह नहीं हुआ? तो भाव तो है, राम के भाव है, विरह के भाव है, श्रृंगार में भी राम है, श्रृंगार में कृष्ण है, शिव है, कौन नहीं है? तो ये हमें समझना होगा कि हम नायिका के भाव के साथ साथ पुरुषों के भी भाव प्रदर्शित करें। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, ऐसे ऐसे कथानक हैं। मैं जरा सा पढ़ता हूँ, एक देखिए क्या सुंदर बात आ गई अभी कि तिगधा दिख दिखथई नर्तत तांडव गति कान कुंवर मुंडन पर नाचत ताथई। ऐ तिगधा दिख दिखथई नर्तत तांडव गति कान कुंवर मुंडन पर नाचत ताथई। पम पम पग पटकत आ, पम पम पग पटकत आ, फन 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 फटकत, छटपटात झर झरात थर थरात, तथय तथय तत ताथई तिगधा दई ताथई तथई ताथुंग ताथुंग तग थुन थुन न न न घेन न न कुकु तक तक तग तक दिग दिग नग नग निर्तत कालिया के फन पे, तग तक दिग दिग न न न निर्तत कालिया के फन पे, और तग तक दिग दिग न न न निर्तत कालिया के फन पे। तो कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया है। तो यहाँ एक वीरता की बात, एक पुरुष होने की बात जो है, वो भाव जो है, तो ये सब चीजें कथक में बहुत हैं, और चीजें अब हमें ढूंढना होगा। हमें चीजें हैं, गुरुजनों ने बताया है, लेकिन वही बात है कि जैसे चीजें अब हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो वो चीजें मिलेंगी कैसे? तो ये जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी के सामने हम कथक के मूल स्वरूप को रखें, ना कि उसके स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास करें। तो ये एक छोटी सी बात मैं जरूर आपके मंच से बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए बख्शी जी के जो भाव की बातचीत चली रही है, तो हम अक्सर देखते हैं कि भाव प्रदर्शित करने के लिए ये सेमी क्लासिकल में जैसे हमारा ठुमरी है, दादरा है, या नगमा है, या गजल है, भजन है, इनका प्रयोग तो होता ही है, करते हैं बहुत से, लेकिन टुकड़े, तिहाई, परण व बंदिशों को भाव से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है, इसमें ये बताइएगा प्लीज। इसके तो सबसे बड़े उदाहरण पंडित बिरजू महाराज जी हैं। सही बात है। क्या धाम, देखिए भाव क्या है, भाव को समझना होगा। बिना भाव के कुछ भी है ही नहीं। हम स्वर बोलते हैं सारे गम पध निसा, अगर उसमें से भाव को हटा दीजिए तो क्या वो स्वर आप सुनेंगे क्या? साउंड में जब भाव है, हर धा का भाव, धा एक वजनदार गिरा, धा एक जड़ा नजाकत का धा, हर बोल में है, क्या नहीं है। महाराज जी का तो उदाहरण कितना है भावों के ऊपर। अब देखिए एक बात है कि पति पत्नी की बात है, कई दफे होता है हम कलाकारों के साथ खासकर ऐसा कि कहीं प्रोग्राम में गए हैं, और प्रोग्राम में गए और पत्नी को कहा है कि घर पहुंच रहे हैं, तो अब साथ में ही हम
जो है वो डिनर करेंगे। और प्रोग्राम ऐसा होता है कि कभी अच्छे श्रोता मिल गए, जैसे बोलते आईने के हमारे दर्शक हैं, ऐसे श्रोता अगर कहीं मिल गए तो फिर वो रात बीत जाती है। और आधी रात को अगर आप घर पहुंचते हैं 11-12 बजे, तो सोचिए पत्नी की क्या क्या उसके इमोशंस होते होंगे। सही बात है। हाँ, इतना उसके अंदर क्रोध है कि गरम गरम खाना बना के रखा है कि डिनर साथ करेंगे, और आप आए नहीं, हाँ, और आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, पत्नी आपको घूर रही है पहले तो, कि कुछ वादा करके गए थे, तो उसने कहा टटेकत गज के दादी दा कहाँ थे अभी तक। तो उसने, ये देखिए ये जुबान जो है ये लय की भाषा है, बहुत ये अच्छा, लयदार लोग समझ सकते हैं, ये लय की सही भाषा है, सही बात ये ना है। हिंदी है ना हाँ, बहुत इंग्लिश है बढ़िया, ना बहुत उर्दू है, बढ़िया। लय की भाषा है। तो उसने कहा टटेकत गज के दादी दा कहाँ थे अभी तक। तो मैं बता रहा हूँ, अगर पत्नी क्रोध में हो तो एक बहुत बड़े गुरु ने कहा है कि भलाई इसमें है कि शांति से उनको मना लें, अगर उन्से क्रोध में आप बहस करेंगे तो फिर 33 कोटि के देवता भी आपकी रक्षा नहीं जी कर जी 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 सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तटगत गति का धाती था, कहाँ थे अभी तक। अब उन्होंने कहा तटगत गति का धाती था, गए थे डेविड साहब के यहाँ प्रोग्राम करने, जरा लेट हो गए। तो तटगत गति का धाती था, तटगत गति का धाती था, तटगत गति का धाते धा, वहीं रह जाते हैं, क्या बात, वाह वाह वाह, वहीं रह जाते हैं, आने की क्या जरूरत। अब तिहाई इसकी धा तक दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तक दिन दिन ना तटगत गति का धाती धा तटगत गति का धाती धा तटगत गति का धाते धा तटगत गति का धाती धा तटगत गति का धाते धा तटगत गति का धाते धा तटगत गति का धाती धा तटगत गति का धाते धा तटगत गति का धाते धा। वाह 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 वाह, एक तिहाई को लेके वाह वाह, हमने एक कर दिया। अब भगवान श्री राम की बात है, ये तो 3-4-5 अब उन्होंने ले लिया, ये तो 3-4-5 3-4-5। अब ये वो मारिच, वो हिरण है जिसको हम दिखा रहे हैं, अब एक गिनती की तिहाई ली, ये तो 3-4-5 3-4-5, ये तो 3-4-5 4-5, ये तो 3-4-5 6-5 6-6 6 तड़ा, और ये बाण लिया और मार दिया। तो तरीके से तिहाइयों पर छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन जिसको हम कहते हैं, और इन सारी चीजों को क्रिएट किया है महाराज जी ने। मतलब महाराज जी का इतना बड़ा योगदान है कथक। बहुत बहुत सही कह रहे हैं कथक बहुत सीरियस, ये परन, ये कमाली, ये फरमाइशी, और ये गते, और ये ऐसा था कथक सीरियसनेस। लेकिन महाराज जी ने ऐसी चीजों को बनाया कि अब लोग जो है उसमें एंजॉय करते हैं उसको। मतलब आम लोग भी जो लय ताल को नहीं जानते, सीखा नहीं है, लेकिन वो भी चीजों को देख के वो कर लेते हैं। तो तब है कि अब ये सारी चीजें आपको गुरु के श्री चरणों में बैठकर बड़े परिश्रम से सीखना। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हमारा जमाना भी देखिए किस तरीके से चेंज होता जा रहा है, पहले भी हमने बात की है अभी उस मुताबिक। एक चीज और जो मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि आज की नायिकाएं जो हैं उनका भी रूप जो है वो काफी फर्क हो चुका है, पहले से भिन्न हो चुका है। देखिए पहले क्या होता था कि पहले तो कहते थे आज ना गगरी है ना पनघट है, और ना कथक में राधिका कोई प्रमुख पात्र है। अब आज की लड़कियां जो है वो पनघट पे तो जाती नहीं है, वो तो बल्कि देखिएगा हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बॉर्डर पे बंदूक चला रही हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बनी हुई हैं, डीएसपी बनी हुई हैं, एसपी भी बनी हुई हैं, या और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है तमाम, और इतनी फास्ट हो चुकी है। तो वो नायिकाओं का जो रूप जो हम पहले देखते थे, और विशेषकर जब हमारा 18वीं 9वीं 19वीं शताब्दी के अंदर विशेषकर जो हमारा कथक का विकास हुआ, उसमें नायिकाओं का रूप जो है भिन्न होता था और अब भिन्न हो गया है। तो उसका जस्टिफिकेशन आज की पीढ़ी इस कला को कैसे स्वीकार करे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जमाना चाहे जितना बदल जाए, कथक जो है वो कभी ऐसे ओल्ड फैशन का नहीं हो सकता है। वो हमेशा प्रासंगिक है, और आज की वर्तमान स्थिति में भी जो कथक है वो बिल्कुल हमारे लिए, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप बात कर रहे लड़कियों की, तो वही महाराज जी का सुंदर उदाहरण, क्योंकि हमने तो गुरुजनों से ही ये दृष्टि जो पैदा हुई है वो गुरुजनों का दिया हुआ है। नायिका है, महिला है, वो एरोप्लेन उड़ा रही है, पुलिस बन गई है, डंडे चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन एक दफे जो है
वो दिन भर में जब आईने के सामने आती होगी तो उसे जरूर ये महसूस होता हो जाता है कि मैं नायिका हूं। चाहे वो किसी पोस्ट एरोप्लेन उड़ाए, लेकिन जब आईने के सामने वो बात देखिए, आपका जो ये आईना है ये सब यहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा डॉल कॉन्टेक्स्ट में भर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, हर चीज आईने में ला रहे हैं आप। तो एक दफे जो है आज की लड़की जींस पैंट पहने या टॉप पहने या जो भी पहने, लेकिन एक दफे जब आईने के सामने आती हैं तो वो महसूस करती है कि नहीं, मेरे अंदर जो है वो राधा है, वाह वो सीता है। वाह, माना चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन भारतीय महिलाएं जो, उसके अंदर हमेशा राधा का स्वरूप जो है वो जीवित रहेगा, वो कभी विलुप्त नहीं होगा। और प्रेम बदला है वर्षों से, जब से सृष्टि है, क्या प्रेम बदला है? जब प्रेम नहीं बदला तो फिर राधा और कृष्ण कैसे विलुप्त हो सकते हैं आज की नायिकाओं से और पुरुषों में से? तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे चाह भी रहा था ऐसे गुजारिश करूं, क्योंकि हमारे दर्शक देखना भी चाहेंगे और आप बहुत खूबसूरत करते हैं। वो चलिए अभी हम अपने दर्शक हैं उनको दिखाते हैं वो इसी वक्त।
ठीक है, आगे बात कर ली लोग। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए कि जो तबला वादक हैं उनको लेके भी अलग अलग नर्तकों के अलग अलग बोल होते हैं, और ऐसे में एक तबला वादक के लिए संगति का कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संगति जो है उसको सफल बनाने के लिए जो कथक वो बड़ी आवश्यक है। और आप तो खुद तबला बजाते हैं, मैंने देखा है आपके घर में ये रहा है, आपके जो पूर्वज हैं एक से एक तबला वादक रहे हैं। तो ये आप बताइए, ये तबला वादक जो हैं उनकी क्या किस तरीके की भूमिका इस पे रहती है प्रोग्राम को जो कथक की संगति करने में उसको सफल बनाने में, ये बताइए। देखिए, कथक का तबला बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मतलब एक नर्तक के लिए उसके साथ संगत के लिए कुशल तबला वादक का होना जरूरी बहुत जरूरी है। मेरे ऐसे व्यक्तिगत विचार हैं। आजकल संगीत के चूंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अलग अलग परिभाषाएं लोग गढ़ रहे हैं, लेकिन तबला वादक, एक संपूर्ण तबला वादक आप तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक आप में नृत्य संगति का अनुभव जब तक आपको ना हो जाए, नृत्य संगति की कला आपके अंदर ना आ जाए, तब तक आप संपूर्ण तबला वादक नहीं हो सकते। क्योंकि नृत्य के बोलों में इतनी चंचलताएं होती हैं कि उनके एक बोलों में कई जातियां, कई लयकारियां ऐसे घूम के चली जाती। और आप जरा ये सोचें कि मैं तबला वादक अगर हूं और मैं तबला संगत कर रहा हूं, तो इस देश में एक से बढ़ के एक नर्तक हैं। जरूरी नहीं जो मैं बोल करूं वो कोई और करे, वो जो बोल करे वो कोई और करे। तो आप कितने बोलों को रट पाएंगे, रट के कितने बोलों को बजाएंगे। तो तबला संगति में नृत्य के लिए ये जरूरी है कि आप जो डांसर्स हैं, जो नर्तक हैं, नृत्यांगनाएं हैं, जब आपके साथ वो नृत्य कर रही हैं तो उनके अंगों से लय और लयकारियों को समझना जरूरी है। अच्छा। उनके पैरों से, वो जो पैर में घुंघरू होता है वो स्पष्ट लय प्रदर्शित करता है। सही बात है। अगर कोई बोल मुझे याद नहीं है तो मैं उसको अगर बजाना चाहता हूँ तबले पे, तो सबसे बड़ी कारण है कि अगर ये हाथ जिस तेजी से गया, मान लीजिए ये, तो ये तथई हो सकता है। क्या बात है, तथई, क्या बात है, तो क्या बात होना चाहिए, हाथ यहाँ से गया तथई, और ये ऐसे घूम के आया तो ये तिगधा दिगे दिगे थई। तो ये जो अंतराल है तबले का, तबले से उसको भरने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तब आप जब नर्तक के अंगों को पढ़ने आ जाएगा, बस सिंपल सी एक बात है, एक लाइन में बात है कि नृत्य के अंगों को जब पढ़ने आ जाएगा, पदाघातों को जब समझने आ जाएगा, तो फिर आपको ऐसे रट के बजाने की आवश्यकता नहीं। फिर आपके अंदर वो एक अनुभव होगा कि आप किसी भी नर्तक के साथ, किसी नृत्यांगना के साथ बैठकर संगति कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। अब अगर हम ये देखते हैं कि नए बच्चों में खासकर एक आदत हो गई है कि ये कायदा पे कायदा, खूब कायदा तो बहुत बजाना चाहिए, क्योंकि उंगलियों को सही करने का ये बहुत जरूरी माध्यम है। लेकिन सिर्फ कायदा पे कायदा, अपनी चीजें बहुत अच्छी याद है, बहुत तैयार बज रहा है, लेकिन जैसे ही किसी कलाकार के साथ हम बैठते हैं तो वहां हमारी असली साधना जो है वो सामने आ जाती है कि हम कितना निभा पा रहे हैं। चाहे गायन के साथ भी आप देखें, लोग संगत कर रहे हैं, लेकिन आजकल कितने ऐसे तबला वादकों की एक नकारात्मकता जो स्वभाव पैदा हो रही है कि मैं तबला सुनाऊं। गाने में लोग गाना सुनने बैठे, तबला सुनने तो बैठे नहीं। तो गाने के साथ भी अगर आपको निभाना है तो आपको ये महसूस करना मुझे कुछ आता नहीं। सही बात है, मुझे ठेका देना। हाँ, मतलब अपने को दिल पे पत्थर रख के बैठना पड़ेगा कि भाई आपको संगत कर रहे हैं, कोई अपना नहीं ये सोलो आइटम पेश कर रहे। तो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये बड़ा से बड़ा जो पंडित किशन महाराज थे या गुदाई महाराज थे या जाकिर हुसैन साहब या उनके वालिद, ये बड़े, तो इनका सबका ये कहना है कि जब आप संगत कर रहे हैं किसी को, तो संगत के कोई सोलो आइटम नहीं दे रहे, तो दिल पे पत्थर रख के बैठिए और उतना ही बजाइए जितनी रिक्वायर्ड है। यही आप कहना चाह रहे हैं।
आप उस गाने के प्रस्तुति को या इंस्ट्रूमेंटल जो बज रहा है उसकी प्रस्तुति को या नृत्य जो बज रहा है उसकी प्रस्तुति को आप उठा दीजिए ऐसे को उठाइए और सुंदर बना दीजिए, तो संगत एक अलग विषय तो है। कॉम्प्लीमेंट। तो ये अच्छा, आप एक प्रश्न उन लोगों से है जो ऐसा करते हैं अपने आप को उस प्रस्तुति में जबरदस्ती का आगे रखने के लिए, कि क्या पंडित किशोर महाराज जी को तबला कम मालूम था? फिर क्यों नहीं गाने के साथ वो ऐसा करते थे जैसा आजकल के बच्चे कर रहे हैं? मैंने अभी हाल के दिनों में, चूंकि मैं एक छोटी सी मेरी ऐसा मेरा स्वभाव रहा है कि मुझे लगता है कि अगर संगीत के साथ कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मैं जरूर अपनी बात रख दूं। आगे की मर्जी लोगों की है कि उसको कैसे वो स्वीकार करते हैं। अभी हाल के दिनों में गाना बजाना एक बहुत बड़े लोगों का चल रहा था। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने उसको कहा, जैसे हम जानते हैं कि ध्रुपद जब हम गाना बजाना करते हैं, ध्रुपद की जो गायकी होती है उसमें लयकारियों का बहुत महत्व है, और जैसा घुमावदारी, जैसी लयकारियां, जैसी जाति गायन की जा रही है उसके साथ पखावज भी वैसे वैसे चलता है। लेकिन अब थोड़ा सा ये बात बदल गया है, तबले में भी लोगों ने शुरू कर दिया ख्याल गाने के साथ। तो ख्याल के जनक तो उस्ताद आमिर खान साहब थे, ऐसा हम मानते हैं, सबकी मान्यता है, मैं ही नहीं, पूरे सब लोग मानते हैं। तो उस्ताद आमिर खान साहब ने जो ख्याल गाया है और उसके साथ जो संगत हुआ है उसको सुनिए आप। क्या आज का जो संगत, कुछ लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैच्योर हैं, जो परिपक्व हैं, जिन्होंने गुरु के श्री चरणों में बैठकर विधिवत सीखा और संगीत को समझा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नए बच्चों की बात कर रहा हूं, जो अपने आप को प्रस्तुति में जबरदस्ती का तबला सुनाकर अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं। कि क्या उस्ताद आमिर खान साहब का जो ख्याल रहा उसके साथ जो संगत हुआ है, क्या ऐसा तबला वो बजा है? ये समझने की बात है। लेकिन आज एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज कोई भी युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, ये सोच रहा है कि कैसे मैं तुरंत में मंच पर बैठकर ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं। मैं ये कहता हूं कि संगीत केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं है। संगीत में आप खुद को ढूंढिए। संगीत आप अपने आत्मा की खुराक के लिए करिए पहले, और जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे, संगीत की गहराई को महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप इन चीजों में कभी बहुत गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जरूरी है, और इसके लिए गुरुजनों को सुनना बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय संगीत के जो बड़े बड़े उस्ताद रहे, पंडित रहे, महाराज रहे, उनको सुनिए, अनुकरण करिए, और देखिए कि सबसे पहले वो मंच पर बैठने की तमीज देखिए कि कैसे वो बैठ रहे हैं, तबला लेके बैठ रहे हैं, घुंघरू बांध के कैसे खड़े हैं, कैसे वो तानपूरा लेके बैठे, ये बहुत जरूरी है समझना। वेरी गुड। तो ये चीजें अच्छा, मैं अपने नाजरीन को एक बार फिर से बता दूं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा हो कि गुरु बख्शी विकास जी आरा बिहार से सीधे जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही मशहूर कथक नर्तक हैं, और अलावा इसके गायन वादन में भी इनकी दक्षता है। उनका इंटरव्यू अब आखिरी मरहले पे पहुंच चुका है, और मैं चलते चलते दो बातें, एक तो पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जब इनका बायोडाटा खंगाल रहे थे तो उसमें देखा कि समाज सेवा में काफी ये लगे हुए हैं, और उसमें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो गरीब खानदान के हैं खासकर, उनको ये स्किल डेवलपमेंट थ्रू आर्ट कर रहे हैं। एक बात, 100 से ज्यादा इनके शिष्य ये काम कर रहे हैं। उस पे आखिरी नोट हम बस इनसे पूछेंगे, और एक चलते चलते आपसे एक ऐसा मैसेज या इस तरीके का कोई भी आप पैगाम देना चाहें हमारे विशेषकर युवा कलाकार किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो म्यूजिक के, डांस के, थिएटर के, फाइन आर्ट्स, किसी के भी, उनको क्या आप एक संदेश दे सकते हैं? तो इन दो बातों पे, पहले तो आप अपने कार्य के सामाजिक उत्थान के लिए कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, और आखिरी में एक संदेश। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों के विषय में अगर हम बात करें तो आज भी हमारे देश में एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार के अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आज भी बहुत कहीं ना कहीं हम चांद पे पहुंच गए, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हम इन चीजों को, प्रतिभावान बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, पैसे नहीं है उनके पास, वो नहीं जा सकते हैं दिल्ली, जाके नहीं सीख सकते हैं,
उनको अच्छी तालीम कैसे मिलेगी? वो नहीं बड़े गुरुजनों, हालांकि बड़े गुरुजन ऐसे आज भी हैं जो ऐसे ऐसे बच्चों को सिखा रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बड़े बड़े गुरुजन, मैं खुद ही बात करूँ तो हमारे गुरु लोगों ने आज तक एक पैसा हमसे नहीं लिया है। हमने सिर्फ अपनी श्रद्धा रखी है और जो भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सब अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आरा से दिल्ली जाके सीखना हो किसी बच्चे को, तो सोचिए उसकी यात्रा, आना जाना, इन्हीं सारी चीजों के लिए वो सक्षम नहीं हो पाएगा। और एक बात मैं कह रहा हूं, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि चूंकि रोजगार, काम, संगीतकारों के लिए भी तो जीवन यापन बहुत आसान नहीं है। उनको भी तो रोजगार चाहिए, काम चाहिए, और ये सब चीजें बड़े शहरों में है, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो सारे बड़े शहरों में है। और हम जो राजघराने और रजवाड़े और दरबार की बात करते थे, उनका रूप बदल गया है। वो रूप ऐसे हो गया है कि दिल्ली, बंबई, बड़े बड़े जो शहर हैं, अब अच्छे अच्छे संगीतकार तो सब वहां चले जा रहे हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए या अपना जीवन यापन के लिए। छोटे जगहों पे अब कथक की बात करें तो कथक शुरू हुआ कहाँ से? एक तहसील हंडिया है लखनऊ घराने का कथक, लखनऊ घराने का कथक मैं बता रहा, इलाहाबाद के पास तहसील हंडिया है, वहां से वो कथक निकला है। लेकिन वो कथक का नाम जाना गया कहाँ से? लखनऊ घराने से। तो वो उस जगह पे अब कथक की क्या स्थिति है, अगर आज आप जाकर देखेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगा। तो ऐसे ऐसे जो छोटे जगह हैं, जो कस्बाई जगह है, और ये भी सच्चाई है कि जो प्रतिभाएं हैं वो ऐसी ऐसी छोटो जगह से निकली। बड़े बड़े उस्ताद जो निकले हैं ऐसे ऐसे छोटे जगहों से निकले हैं, कस्बों से निकले। तो इन जगहों से, वो कहते हैं ना कि दिया के तले अंधेरा, पूरा प्रकाश सब हो रहा है लेकिन दिया तले अंधेरे वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि बड़े बड़े शहरों में तो एक से एक गुणी लोग हैं ही, वहाँ अच्छी तालीम, अच्छी व्यवस्था है। मैं जब तालीम हासिल की, मेरा संघर्ष अलग रहा है, उस पर हम कभी और बात करेंगे क्योंकि वक्त भी हो चला है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो तालीम है, मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश किया है, मैं वो काम करूं। और ऐसे ऐसे छोटे जगहों में, जैसे बिहार का आरा हो गया, छपरा हो गया, आसाराम हो गया, ऐसे छोटे छोटे जिले और कस्बे हो गए, उन सारी जगहों पे एक परंपरा शुरू की जाए अच्छी तालीम की। और जो बन पड़ता है वो तालीम तो मैं देता ही हूँ बच्चों को, साथ साथ बड़े गुणी जनों को भी आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आए और आदान प्रदान तालीम की, और जो एक सीढ़ी ऊपर हम लोग चढ़े और अच्छा ज्ञान मिले बच्चों को, इसकी व्यवस्था भी हमने करी है। और इतना मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि कला के क्षेत्र में हमारा जो पिछले 20-22 सालों का प्रयास रहा, धीरे धीरे रंग ला रहा है और बच्चे जरूर कर रहे हैं। आज मेरे कई शिष्य ऐसे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े स्कूल्स में डांस टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, उन्होंने नाम करा है, कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिया है उन लोगों ने, किसी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब बच्चे जो हैं वो संगीत की शिक्षा लेने में जो असक्षम है, वैसे बच्चों पे मैं मेहनत करूं, उन बच्चों को आगे लाऊं, ताकि दूसरे क्षेत्र से वो जितना अर्जन कर सकते हैं, संगीत में भी उनको उतनी उपलब्धि हासिल हो, उतना जीवन यापन का एक आधार बने और वो बच्चे संगीत में आगे बढ़े। ये मेरा प्रयास होता है। और अभी बिहार के 9 जिलों में मेरा काम चल रहा है, और खासकर जो सुदूर क्षेत्र है, जो गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो उन ग्रामीण क्षेत्रों में हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी जाते हैं, इन बच्चों को लेके भी जाते हैं, वहां ये प्रदर्शन करते हैं, लोग इनसे जुड़ते हैं, और जुड़ के इस क्षेत्र में संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। वो गांधी जी ने भी कहा था कि भारत जो है वो गाँव का देश है। तो गाँव जैसे छोटे छोटे जगहों में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि बख्शी विकास साहब आरा बिहार से, जैसे पहले बताया, जुड़े हुए थे और एक बड़ा नाम है नृत्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने में, गरीब बच्चे जो हैं उनका उत्थान करने में। बोलते हैं कि तमाम नाजरीन की तरफ से मुश्तरका मैं आपको सलाम और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आए
और सिर्फ ये कहेंगे कि फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आई मैं खाने में। शुक्रिया। अरे धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बोलते आईने के जो दर्शक हैं उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब इतनी देर तक हम लोगों से जुड़े रहें। बस आप यूं ही अपना प्यार और स्नेह हमें देते रहें ताकि कला की सेवा कर सके हम। इस बहुत खूबसूरत नायाब जो ईश्वर ने हमें दिया है। हम कहते धरती पे अगर आज अमृत मंथन की कहानी हमने सुनी है, अगर धरती पर आज कहीं अमृत है तो वो संगीत है, वो नृत्य है। और एक छोटा सा संदेश ये कहूंगा जी जरूर कि संगीत के प्रति आप सब अनुराग रखें और हो सके तो अपने घर के कम से कम एक बच्चे को चाहे गाना बजाना या नृत्य इसकी शिक्षा जरूर दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते आईने।